सभी के पास सिलेबस है, बहुत अच्छी बात है, सिलेबस रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन में जो हमारा पहला यूनिट है यह है स्वयं के पर्यावरण को समझना। ये हमारा पहला क्या है, यूनिट है, यूनिट 1। लिखा हुआ है स्वयं के पर्यावरण को समझना। अब हमारा जो पर्यावरण है, स्वयं के पर्यावरण को समझना मतलब हमारा पर्यावरण। अब हमारा पर्यावरण कहाँ से शुरू होगा, तो हमारे घर से और हमारे बचपन से। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो जब जन्म लेकर आता है तो जैसे ही धीरे धीरे वो पलता है, बढ़ता है, जानना सुनना समझना सीखता है, उसका पहला जो पर्यावरण होता है वो उसका घर का माहौल होता है। माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे वैसे वैसे आचरण करते हैं, उसके आसपास सराउंडिंग्स में जो इन्वायरमेंट बनता है उसी को बच्चा सीखता है। सबसे पहले जब बच्चा आता है तो अपने घर के आंगन में खेलेगा कूदेगा, पेड़ पौधों को देखेगा, वो एक एक चीज को ऑब्जर्व करेगा। आप लोगों के घर में छोटा बच्चा है क्या, है? अगर होगा तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, वो पूछेगा ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, हर एक चीज को पूछेगा। तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने वातावरण को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपका सिलेबस जो है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप वहां से लेकर के पूरे मैच्योरिटी तक के सारे कॉन्सेप्ट को समझो और उसी तरह से अपने प्रश्नों को डील करो। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, आपको पेडागोजी में उलझा के प्रश्न देंगे। मैं जब टॉपिक शुरू करूंगा तो हर टॉपिक के बाद में आपको कुछ एमसीक्यूज करवाते जाऊंगा, या एक सेक्शन के बाद में मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा। वहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि क्या हम उस लेवल पर सोच पा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रटाऊंगा नहीं, एकदम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लाएंगे और आपको वही चीज समझ कर तुरंत समझ कर जवाब देना रहेगा। ठीक, तो ये हमारा पहला यूनिट होगा, स्वयं के पर्यावरण को समझना। दूसरा है, मैं एकदम थोड़ा सा रेंडमली पढ़ रहा हूं इसको। दूसरा है हमारा पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। अब बच्चों की समझ क्या है उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ना है। अब आप लोग मुझे बताइए पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ना चाहिए, पर्यावरण पढ़ने का उद्देश्य क्या है हमारा। चलिए, पर्यावरण पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, या एक्चुअल में उद्देश्य क्या है पर्यावरण का। क्या हो सकता है, आप लोग जवाब दो। आज पहला क्लास है तो आप लोग एकदम ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना और समझो इसको। पर्यावरण जो है ना बेसिकली 3 मुद्दों पर हमारे समझ को विकसित करता है। जैसे मैं बात करूं, एक होता है सामाजिक, सोशल, और एक होता है हमारा आर्थिक, इकोनॉमिक। कैसे है मैं रिलेट करूंगा जब हम ये टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। और एक क्या होता है, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, और एक क्या होगा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, हाँ जोर से बोलो। हाँ, सांस्कृतिक होता है। ये तीनों चीजें कैसे इस पर बेस्ड है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है इकाई 4, वो है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। अब पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको हम रिपीट करेंगे, लेकिन नई चीजें हैं इसमें। चौथा इकाई में दिया है पर्यावरण अध्ययन में कक्षा कक्षा की गतिविधि क्या होता है, बच्चों को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे गतिविधि कराते हैं, इसको एक एक चीज को मैं आपको स्कूल लेवल पर बताऊंगा कैसे बच्चों को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप प्री नर्सरी में चले गए, पहली कक्षा में चले गए, तो बच्चों को सिखाएंगे कैसे बच्चे अपने इन्वायरमेंट को कैसे समझते हैं। अब आप लोग सोचो, कोई बच्चा जब पहली बार स्कूल में जाता है तो क्या वो, जैसे प्री नर्सरी के फर्स्ट डे, वो चीजों को एक बार में ऑब्जर्व करके वो घुल मिल जाता है, टाइम लगता है। वो टाइम क्यों लगता है, बच्चे के मन में क्या उथल पुथल चल रहा है, सब पर बेस करेंगे हम लोग, सब पर बात करेंगे, तभी तो आप बच्चे को समझोगे, नहीं तो ये हमारे ऊपर से चला जाएगा। एक है हमारा इकाई 6 में है परिवार, एकल परिवार संयुक्त परिवार के बारे में यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है, मैं आप पर डिटेल में इस पर बात करूंगा। एक है इकाई 7 अपने शरीर की देखभाल करना,
और एक है इकाई 8 पारिस्थितिक तंत्र। अब पूरे सिलेबस में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, मेंशन कर देता हूं मैं, सीक्वेंस। इसका जो सीक्वेंस है टॉपिक का 1 से 6 तक, 1 से 5 तक, बिल्कुल ठीक है। छठवां, सातवां और आठवां में आपको 7वां यूनिट सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो 7वां यूनिट है इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक तंत्रों के बारे में सामान्य जानकारी। अब पर्यावरण में हम लोग सीक्वेंसिंग क्या रखेंगे मैं बताऊंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, इस धरती पर जब जीवन की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्लांट आए, उसके बाद एनिमल आए, ये तो जानते हो सब लोग। पहले पादप आए, फिर जंतु आए। अब हम लोग यहाँ पर अपने बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा उत्पत्ति जब होगा तो पहले हम लोग अपने बारे में जानेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा अपने शरीर का देखभाल कैसे करेंगे, फिर मैं बताऊंगा बच्चे के मानसिक विकास का इतिहास, उससे जुड़ी हुई चीजें, फिर धीरे धीरे हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो क्या? ये यही सीक्वेंस है भाई। पहले बच्चा जन्म लेगा, जब बच्चा जन्म लेगा वो अब ग्रो करेगा, तो पहले बच्चे के शरीर को समझेंगे। अब बच्चे के शरीर को समझ गए, अब उसके बाहरी तत्वों को समझेंगे। तो बाहरी तत्व में बाद में पर्यावरण है, पहले तो बच्चे का होना जरूरी है। तो मैं एक एक सीक्वेंस आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें जो हमारा आंतरिक तंत्र की सामान्य जानकारी है, यहां से शुरू करेंगे। अगर मैं पहले पढ़ाऊंगा तो आपको ये बस सिलेबस पूरा होना लगेगा, मैं बताया हूं ना आपको, मैं उसको महसूस करवाऊंगा। तो पहले बच्चे जब जन्म लेगा, उसके बाद वो ग्रो करेगा, तो बॉडी में एक एक चीजें मैं बताऊंगा। अब मानसिक स्थिति को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा बच्चे का ब्रेन, तो नर्वस सिस्टम में मैं आपको ब्रेन के बारे में बताऊंगा। महिलाओं का ब्रेन का वेट कितना होता है, पुरुषों का ब्रेन का वेट कितना होता है, हमारे सामाजिक परिस्थिति में हम लोग किस प्रकार के विचार रखते हैं, महिलाओं के विचार उसी समाज के लिए कैसे है, पुरुषों के विचार उसी समाज के लिए कैसे हैं, ये सारा हमारा सिलेबस पर डिस्कस हम करेंगे एक एक करके। तो आपका जो पहला जो टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कस करूंगा वो है आपका इकाई 7, अपने शरीर की देखभाल का जो टॉपिक है वो रहेगा। और इसमें शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी जो है ये मैं बताऊंगा। तो यूनिट 7 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो यहां पर मैं हेडिंग डालता हूं यूनिट 7, और यहां हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी। अब हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, जीवन के बारे में। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा ना। लाइफ क्या होता है, जीवन क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम अपने शरीर के बारे में जानकारी ले रहे हैं, मतलब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या लक्षण होता है पहले मैं ये बताऊंगा। इससे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं, लाइफ या जीवन क्या होता है, आप लोग बताइए मुझे। बस पेन और कॉपी आप ड्रॉप करके सोचिए और बताइए। जैसे कि मैं एक लिख रहा हूं, रेस्पिरेशन, श्वसन। रेस्पिरेशन या इसको बोलते हैं हम लोग श्वसन, एक जीवन का लक्षण है भाई। ऐसे ही और लक्षण बताइए जीवन के, कम से कम 5-6 बिंदुओं पर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बताया था ना मुझे पर्यावरण क्या है, मैंने पूछा था तो आपने कहा जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक। तो अभी मैं बात कर रहा हूं बायोटिक चीज क्या है, जैविक चीज क्या होता है, और जैविक होने का लक्षण क्या है, इसका प्रमाण क्या है कि वो जैविक है, बायोटिक चीजें है। क्या होगा?
वेरी गुड, ऐसे बताओ, तभी तो आप प्रश्नों को पकड़ोगे। और नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पोषण होगा, पोषण के लिए खाना खाएंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे डाइजेशन, यहाँ पर आ जाएगा डाइजेशन, इसको हम लोग बोलते हैं पाचन। और दूसरा बताइए क्या क्या होगा इसमें? आ, क्या है? वृद्धि और विकास, वेरी गुड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि और विकास। देखो एक क्वेश्चन है लाइव स्टूडेंट का, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर वर्ग 2 के लिए हमें ईवीएस में क्या पढ़ना पड़ेगा? देखिए आपका जो इकाई 8 है ना, पारिस्थितिक तंत्र, ये शिक्षक के पद वाला में आ जाएगा, हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। बाकी इससे पहले का कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टॉपिक उसमें नहीं रहेगा। इको जो लॉजी वाला सेक्शन है, इकोलॉजी वाला, दिनेश कुमार, वही बस है हमारे सिलेबस में टीचर भर्ती में। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं? तो हमारा पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिक तंत्र, बस इतना ही है वर्ग 2 वाले सेक्शन में। दिनेश कुमार, नेक्स्ट देखिए और बताइए आप लोग। प्रजनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन इसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन। और कुछ लिख सकते हैं इसमें? आप लोग बताइए, जितना आप लोग बताओगे उतना हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डील करेंगे। अभी हम लोगों ने बताया था पर्यावरण जो है जैविक और अजैविक घटकों का योग है। तो जैविक क्या है? जीवन क्या है? क्या होगा? वेरी गुड, गति एवं प्रचलन, मूवमेंट, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इसको हम लोग बोलते हैं गति एवं प्रचलन। एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर मैं इसको आपको लेकर जाऊंगा। और बताइए और क्या है? सोचो, आप लोग सोचो, जितना आप लोग सोचोगे उतना आपका दिमाग काम करेगा। क्या हम लोग इसमें सर्कुलेशन लिख सकते हैं? सर्कुलेशन, परिवहन, परिसंचरण लिख सकते हैं, परिसंचरण लिख सकते हैं इसमें। और कुछ होगा तो बताइए, एक आध टॉपिक पर और बात कर लेते हैं। कुछ है और? श्वसन, पाचन, प्रजनन, वृद्धि और विकास, गति एवं प्रचलन, परिसंचरण आप लोगों ने लिख लिया। कुछ और छूट रहा है क्या? हाँ, पोषण इसी में बताऊंगा, पाचन में। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक्सक्रीशन, उत्सर्जन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक लिख सकते हैं लाइफ साइकिल, इसको बोलते हैं हम लोग जीवन चक्र। अब देखिए पर्यावरण को समझने के लिए पहले तो खुद अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है, हम जहां मौजूद है वो प्लेस। जैसे मैं अभी बोलूंगा हमारे क्लास का पर्यावरण ऐसा है, हमारे क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, तो हमसे शुरू होगा। तो हम अपने आप को पहले जानेंगे, जीवन को पहले जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप लोग बताइए, रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है? सुनते रहना ना, रेस्पिरेशन या श्वसन। एक शब्द हम लोग और पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, या इसको बोलते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास। इसमें क्या क्या अंतर है मैं बता देता हूं पहले। ब्रीदिंग क्या होता है? श्वासोच्छ्वास, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ब्रीदिंग क्या होता है, हम लोग 1 मिनट में 16 से 17 बार अपने फेफड़ों में हवा को भरते हैं और छोड़ते हैं। जैसे मैंने हवा को खींचा, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने हवा को खींचा, फिर मैंने छोड़ दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास बोलते हैं।
1 मिनट में 16 से 17 बार होता है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो श्वसन की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 इसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जब इसको तोड़ा जाता है तो यहीं पर बनता है एटीपी नामक ऊर्जा। यहीं पर एटीपी बनता है, यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहीं पर जल बनता है। थोड़ा सा पानी का भी निर्माण यहाँ होता है। तो ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान देके सुनो मैं जो समझा रहा हूं। तो ये क्या होता है? हमारा रेस्पिरेशन, श्वसन। अब आप पर्यावरण में अगर देखोगे तो पादप, पेड़ पौधे और जंतु दोनों क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तरीका अलग है, मैं बताऊंगा आपको। पर्यावरण में जब आप लोग खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पढ़ोगे तो पादप उत्पादक होते हैं, ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तो उस सब को आप अभी समझते हुए चलोगे ना। एनिमल और प्लांट दोनों को लेकर मैं चल रहा हूँ। जहां पर प्लांट का आएगा मैं प्लांट का बताऊंगा, जहां पर एनिमल आएगा वहां पर मैं एनिमल का बताऊंगा। तो आप ये बिल्कुल भी स्किप मत करना कि पर्यावरण का टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है, यहीं से शुरू होता है, बेस यहीं से बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? ऊर्जा का उत्पादन, और यही ऊर्जा का उत्पादन हमारा श्वसन कहलाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है डाइजेशन या पाचन। आप प्रकृति में जाकर देखिए, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, हाँ बिल्कुल, तो देखिए प्रकृति में आप चले जाइए, पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो जंतुओं में होता है बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, इसी को तो पाचन बोलते हैं। पेड़ पौधों में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है? पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण में क्या योगदान देते हैं? तो वही तो भोजन बनाते हैं। हम लोग भोजन बनाते हैं क्या? किचन में क्या करते हैं? किचन में पकाते हैं खाना। पेड़ पौधे भोजन का उत्पादन करते हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इस सब में उसका स्टोरेज करते हैं। तो वो संग्रह करेंगे, वो उत्पादक है, प्रोड्यूसर, और हम लोग क्या है? उपभोक्ता है। तो हमारे बॉडी में बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाएगा और पेड़ पौधे के शरीर में भोजन बनाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कैसे बनेगा वो, कैसे हमारे इकोसिस्टम में पर्यावरण का आधार पेड़ पौधे रखते हैं, मैं बहुत डिटेल में आपको लेकर चलूंगा। तो ये हो गया डाइजेशन। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप पर्यावरण में देखिएगा, अपने आसपास सराउंडिंग्स में जो भी जीव जंतु है, जो भी प्लांट्स है, पहले वो छोटे रहते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रो करके बड़े हो जाते हैं। फूल का अगर पौधा है तो छोटा सा बड़ा होगा, और जैसे धीरे धीरे वो ग्रो करेगा उसमें फल, फूल, पत्तियां आने शुरू हो जाते हैं। तो वो पहले ग्रो करेगा, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्या परिभाषा हो सकती है? हाँ, नए जीव, ये सही लाइन है। अपने समान जीव को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। तो ये सेम एक लाइन में आप लोग इसको क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। अगला जो है हमारा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पेड़ पौधे तो चलते तो नहीं है, प्रचलन तो नहीं होता है, लेकिन उनमें क्या होता है? मूवमेंट जरूर होता है। वो जहां पर पाया जाता है वहां पर ही लंबाई में बढ़ते हैं और चौड़ाई में बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट। वो वीडियो आप लोग देखे होंगे यूट्यूब में, जब चलते हैं ना स्लो मोशन वाला, धीरे धीरे पौधा ग्रो करके बड़ा हो जाता है, तो उसमें मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता। जंतु चलते हैं और जंतुओं में मूवमेंट भी होता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो जंतु गति और प्रचलन दोनों करेंगे और प्लांट्स केवल मूवमेंट करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा क्वेश्चन बनाने में। अगला है हमारा सर्कुलेशन। पेड़ पौधे के शरीर में क्या रन करता है, क्या सर्कुलेट होता है? जाइलम और फ्लोएम सर्कुलेट नहीं होगा, पानी। समझ गए? पानी दौड़ता है उनके शरीर में, और हमारे शरीर में क्या दौड़ता है? रक्त दौड़ता है। अब यहाँ पर रक्त पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन आप लोगों को बाद में बताऊंगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है,
आपके कक्षा में एक छात्रा बूझी बूझी है, उनके शरीर में ऊर्जा, जो ऊर्जा है एनर्जेटिक है, वो आपको व्यवस्थित नहीं लग रहा है। उनका मूड जो है चिड़चिड़ापन है। वो जो बच्ची है वो चीजों को एक बार में याद नहीं कर पा रही। अब इस स्थिति में बच्ची पर क्या बीत रहा होगा? ऑप्शन है, न्यूट्रिशन टॉपिक जो है ना हमारा, उसी का क्वेश्चन है। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर एक बच्ची है या छात्रा है, उसका मूड चिड़चिड़ापन है, प्रॉपर चीजों को याद नहीं कर पाती है, और अगर वो पढ़ती है तो वो भूल जाती है, तो इसका संबंध शरीर में कौन से पोषक तत्व की कमी को इंगित करता है? वेरी गुड, आयरन, लौह तत्व। और लौह तत्व में क्या होता है, हीमोग्लोबिन आप लोग पढ़े हो ना। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा शॉर्टली यहां पर समझाना चाहूंगा इसको। हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीम और ग्लोबिन दो पदार्थों से मिलकर बना है। इसमें से हीमोग्लोबिन जो है ये पिगमेंट है, वर्णक, और पिगमेंट है, और ये बना हुआ है आयरन से। और यही यही वाला हिस्सा, हिम वाला हिस्सा ही ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हुआ, ऑक्सीजन कम, पूरा ब्रेन, हमारे बॉडी का जितना भी ऑक्सीजन शरीर एब्जॉर्ब करता है उसका 20% हिस्सा हमारा ब्रेन यूज करेगा। तो आपको शुरू में ही समझना पड़ेगा कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, साइंटिफिक अप्रोच से, और दूसरा है आपको सोशल अप्रोच। आपका बिहेवियर ही डिसाइड करेगा कि बच्चे आपसे डरेगी कि बच्चे आपसे बात करेगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो मूड जो है स्विंग कर जाएगा भाई, और बच्चा कुछ भी पढ़ेगा वो याद नहीं होगा, और उसको पढ़ने में ही मन नहीं लगेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है, उसका चेकअप कराना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व। तो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आप लोगों को एक बच्चे को क्या भोजन देना है, इसके आंगनबाड़ी में कौन कौन सा उनको डाइट दिया जाना चाहिए, स्कूल में क्या चलना चाहिए, इसका जो गवर्नमेंट का जो चार्ट है ना, मैं उसी को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कितना कैलोरी लेते हैं दिया रहता है ना, आंगनबाड़ी आप लोग गए हो कि नहीं गए हो, वहां पर बच्चे को क्या क्या खिलाना है, तो वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब हमारे सिलेबस का ही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सर्कुलेशन के बाद में एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। उत्सर्जन में ध्यान रखिए, जो भी चीजें हमारे शरीर में घटित हो रही बायोलॉजिकली, उसके दौरान उपयोगी पदार्थ बन रहा है तो अनुपयोगी पदार्थ भी बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, बना कि नहीं बना? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर किया जाएगा, तो ये कैसे बाहर होगा? तो 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग पढ़ेंगे, 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग, और 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग के उत्सर्जी पदार्थ, और उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से अंग किस प्रकार से रिलेटेड है, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। पौधे और जंतु दोनों एक समय बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मृत्यु को प्राप्त होंगे तो वो कौन सी अवस्था है जब वो मृत्यु को प्राप्त होंगे? तो बुढ़ापा। प्लांट की आयु सबसे ज्यादा है कि एनिमल की ज्यादा है? प्लांट के। कितना ज्यादा आयु तक के पौधे के आप लोग जानते हो? एक आध वृक्ष का नाम बताइए जो लंबे समय तक जीते हो। बरगद और पीपल। बरगद का 250 से 500 साल तक की आयु है, और पीपल का 2500 वर्ष तक का। इससे भी ज्यादा हो सकता है कोई वृक्ष का आयु। एक दक्षिण अमेरिकी कंट्री में है वृक्ष सिकोया, सिकोया डेंड्रॉन, 5000 वर्ष से भी ज्यादा उसकी आयु है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है प्लांट्स के बारे में था। डिम्पल, बिल्कुल, हमारे पास सभी सब्जेक्ट के टीचर है, दो दो टीचर अवेलेबल है, आप चाहो तो। हाँ बिल्कुल ठीक है, नमस्ते।
हाँ दिनेश कुमार, मैनेजमेंट में कुछ क्वेरीज आप लोग कर सकते हो। प्रिंसी, 11 बजे से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं बीच बीच में कमेंट देखता रहूंगा, तो आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ लेना। तो ये है हमारा क्या, बायोलॉजी में यूनिट 7 के शरीर के आंतरिक तंत्रों की जानकारी के बारे में पहला स्टेप है ये। अब मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा इसमें, अब वो मैं लिखा रहा हूं, तो आप लोग लिखिएगा। ये कहीं पर भी नहीं दिया है, ये हिडन टॉपिक है। तो हिडन टॉपिक कौन कौन से हैं मैं लिखा रहा हूं, आप लोग इसको लिखिएगा। ये लिख लिए हो क्या आप लोग, पॉइंट्स लिख लिए हो? नहीं लिखे हो तो आप लोग पॉइंट्स लिख लेना। जीवन क्या है, तो ये रेस्पिरेशन, ये क्योंकि ये काम आएगा आगे पेडागोजी के प्रश्नों को हल करने में। लिख लो। हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, सभी चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि टीचर भर्ती का क्वेश्चन, टीचर भर्ती निकालना आसान नहीं है। कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते। मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, बाद में आप लोग चीज़ों को सिलेक्ट करके पढ़ना, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो इन सारी चीज़ों को, तो आपको ये प्रैक्टिस होगा। और नहीं पढ़े हो अगर किसी भी कारणवश, तो ये रिवाइज होगा आपका स्टार्टिंग से। जल्दी से लिख लीजिए। मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा आपको किसी भी जगह किसी बुक में नहीं मिलेगा भाई, ध्यान रखना। कोई भी बुक नेट पे सर्च कर लेना, मेरा कंटेंट इस फॉर्मेट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ये एक्सपीरियंस बेस्ड पर आधारित है, और मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरा मास्टर 3 विषयों पर मास्टर है। मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा नेट भी क्लियर है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सपीरियंस से फ़र्क पड़ता है, ध्यान रखना। तो सभी भी टीचर भर्ती में जितने भी अभी तक आयोजित हुए हैं इन दौरान, मैं सब में पढ़ाया हूँ। पिछला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस पैटर्न पर बेस्ड था, उसकी भी जानकारी है मुझे। उससे पहले क्या पूछा था उसकी भी जानकारी है। अभी जो पूछा है हाल में उसका सबको जानकारी है। और अब क्या पूछ सकता है उसका अंदाजा मैं अप्रोप्रिएट लगा लूंगा, तो उसी का बेनिफिट मैं आपको दूंगा। तो बस आपको क्या चाहिए, आपके पास नोट्स होना चाहिए, वो तो पढ़ आप अभी भी लोगे, है कि नहीं है? तो आपका नोट्स जो है वो मार्केट में नहीं है, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। और एक दिन में ये बनेगा नहीं, पढ़िए क्लास में और बनाइए। तो ध्यान रखना इस चीज को। क्या चीज? हाँ हाँ, मैं जीरो लेवल पर बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं हो आपका? ठीक है। मैं मुझसे आप लोग जो भी टर्म्स रहेंगे, मैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा। जीरो लेवल से शुरू करूंगा। आपको नहीं समझ आएगा आप पूछ लेना मुझे भाई। अब मैं पूछूंगा समझ आया क्या, और आप लोग बोलोगे यस सर, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग बताना नहीं आया समझ में, तो उस स्टूडेंट को जब तक नहीं समझ आएगा मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। यही चीज बच्चों के साथ भी होता है। तो यहीं से शुरू होगा हमारा मानसिक स्थिति का आकलन। चलिए शुरू करें। हाँ, क्या कमेंट कर रहे हैं लाइव स्टूडेंट्स? लता कुसुम, रिजल्ट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। दिनेश कुमार, कितने दिन में ईवीएस हो जाएगा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दिन देख के नहीं पढ़ाता हूँ। आज मुझे ये पढ़ाना है ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ मैं। आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे फ्लो में चलेगा तो जल्दी हो जाएगा, और कोई इशू रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि सबका कैचिंग पावर अलग अलग है, सबको लेकर चलना पड़ता है। चलिए टॉपिक में लिख रहा हूँ, इकाई 7 में शरीर के आंतरिक तंत्रों की जानकारी में क्या पढ़ना है, इसका टॉपिक में लिख रहा हूँ, लिखिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ग्लैंड्स, ग्रंथियां, ये आपके टॉपिक में है। फिर मैं लिख रहा हूं रिप्रोडक्शन, प्रजनन, ये आपके टॉपिक में है।
फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। फिर यहाँ पर लिखना डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। फिर नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। फिर लिखिए स्केलेटन सिस्टम, इसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। हमारे शरीर का सबसे कमजोर हड्डी कौन सा है, बता सकते हो आप लोग? सबसे कमजोर हड्डी। देखो प्रश्न पढ़ते ही जवाब नहीं देना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कई बार लगता है ये प्रश्न है, ये है, इसका आंसर ये होगा, धड़ से टिक लगा दिए। अभी क्वेश्चन पूछा था ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? हाँ, अटल नगर नया रायपुर है ना, तो नवा रायपुर, नया नहीं नवा रायपुर। तो लोग ना रायपुर धड़ाधड़ टिक मार दिए, बाद में पूछे मुझे सर हम लोग इसको लिए हैं करके, तो मैं बोला बधाई हो। अगर आप एक गलत क्वेश्चन टिक करते हो, सिंपल सा, 1000 स्टूडेंट से पीछे जाओगे तुरंत। 1000, भीड़ के 1000 नहीं, कंपटीशन के 1000 स्टूडेंट से पीछे जाओ। मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। ये हो गया ग्लैंड्स, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। और कौन सा सिस्टम होता है बताओ इसके अलावा? और कौन सा? हाँ, फूड चेन, वो अलग चीज है वो। 1 2 3 4 5 6, एक और बचा है, कौन सा बचा है? हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता दिया हूँ। चलिए बताइए, एक आध आप लोग बताओ, एक कम से कम आप लोग बता दो मुझे। 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं सोचने के लिए, आप लोग बता दीजिए मुझे। नहीं, त्वचा नहीं आएगा इसमें। ठीक, गुड। सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को पढ़ने, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ने। और आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है इसको भी मैं बता देता हूं। यहाँ पर लिखा है शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, लेकिन सामान्य से थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको सामान्य नहीं पूछेगा। वसाक पाचन कौन करते हैं बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, या तो वो स्टेटमेंट में पूछेगा या कूट में पूछेगा। तो दोनों के हिसाब से हमें तैयारी करनी है, समझ गए ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग ये सिस्टम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने बॉडी का देखभाल कैसे करना है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे इसको, तब अब बच्चा जो है अब वो प्रिपेयर हो गया, अब वो घर से बाहर निकलेगा। तो बच्चे के आसपास का पर्यावरण क्या है, तो पहला टॉपिक होगा स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो हम वहीं से अपना पर्यावरण का स्टार्ट करेंगे, साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूंगा। ठीक, तो अब ये मत पूछना ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आज शुरू किए हैं तो बस पढ़ना स्टार्ट करो और आप लोग लिखना स्टार्ट करो। ग्लैंड्स हमारा पहला टॉपिक रहेगा। ग्लैंड्स या ग्रंथियां, हेडिंग डाल देंगे सभी लोग, ग्लैंड्स या ग्रंथियां। लेवेंद्र, आप इसके लिए हमारे मैनेजमेंट में संपर्क कर सकते हो, कौन सा कोर्स जो है आपको मिल पाएगा उसके लिए मैनेजमेंट पर एक बार बात कीजिए।
चलिए ये समझ आ गए ना सबको। चलिए अब मैं बात करता हूं ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड्स या इसको बोलते हैं ग्रंथियां। जैसे कि हम बात करें, हमारा जो शरीर है अलग अलग प्रकार के हार्मोन को स्रावित करती है। स्रावित करना मतलब सिक्रीट करना। और हमारे शरीर में जो हार्मोन निकलते हैं उसका एक जगह है, और वो जो जगह है जहां पर हार्मोन निकलता है वो या तो पॉकेट के रूप में होता है या ट्यूब के रूप में होगा, या वो इरेगुलर शेप का हो सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। और इसी ग्लैंड में, इसी पॉकेट में क्या बनता है, हार्मोन बनता है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के हार्मोन रिलीज होंगे, कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं, तो इसका मैं एक फॉर्मेट यहां पर बना रहा हूं। उस फॉर्मेट को समझेंगे फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो जो ग्लैंड्स या ग्रंथियां हैं वो मेनली हमारे बॉडी में 3 प्रकार की हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं एक का नाम, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड्स लिखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये इसको बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां। समझना पहले फिर बाद में आप लोग लिखना। बाह्य स्रावी ग्रंथियां, बाह्य स्रावी का मतलब क्या होता है, ये कोई पॉकेट है और इससे ट्यूब निकला और डक्ट नली, और इसका हार्मोन यहां पर सिक्रीट हुआ। ग्लैंड से बाहर अगर कहीं पर हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तब इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। जैसे कि एक बाह्य स्रावी ग्रंथि का मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। लार ग्रंथि नाम सुने हो? लार ग्रंथि को हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। इसका एक फोटो देखते हैं फिर आगे बढ़ूंगा। मैं आपको जहां पर एनिमेशन का जरूरत पड़ेगा वहां पर एनिमेशन से दिखाऊंगा, जहां पर जैसा जरूरत पड़ेगा अवेलेबल है हमारे पास सुविधा, तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा क्लियर होने देते हैं। ये ग्लैंड है हमारे कान के नीचे, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, और यहां से निकलता है लार, सलाइवा। और इसमें आप लोग देख पा रहे हो छोटा सा पाइप दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये पाइप मतलब ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब जहां से पाइप निकला हुआ है और ग्लैंड कहीं है और उसका सिक्रीशन कहीं है, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। तो ये हो गया हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं यहां से लार निकलता है और हमारे मुंह पर आकर गिरता है। हो गया ये चीज। तो ये है सलाइवा का सिक्रीशन। अब इसका प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे जीवन पर, उस पर भी बात करेंगे, पाचन पढ़ाऊंगा तब। अभी मैं कुछ कुछ चीजों का नाम लूंगा और मुंह में पानी आ जाएगा। आता है? आता है कि नहीं है? जैसे इमली का नाम लेते हैं तो खट्टे चीजों का नाम लेते हैं और मुंह में पानी आ जाता है। ये कैसे, इसका संबंध कैसे है? मैंने तो ग्लैंड को कुछ भी सिग्नल नहीं दिया है, मैंने तो ग्लैंड को स्रावित करने के लिए नहीं बोला, कैसे स्रावित कर दिया है? तो बच्चे लार निकालते हैं। देखो सबको समझने में आपको साइंस का हेल्प लेना पड़ेगा। बच्चे के मुंह से लार क्यों निकलता है? बच्चे का मुंह पूरा लार में भरा रहता है। क्यों भरा रहता है लार में? क्योंकि लार में होता है एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी। लाइसोजाइम नाम का एक क्या पाया जाता है, एंजाइम। और मुंह में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या भोजन में जो भी बैक्टीरिया होता है उसको वो मारता है। तो छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो वो दूध पीने का कोई टाइमिंग नहीं है उसका। मुंह से दुर्गंध आता है क्या? नहीं आता। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे दांत आएगा, बाहर का खाना शुरू करेगा, लार की मात्रा कम होगी और मुंह से दुर्गंध आएगा अगर वो ब्रश नहीं करेगा तो। समझना पड़ेगा सब चीजों को। तो यही से शुरू होता है कहानी भाई, एक एक करके देखेंगे। तो ये जो हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है और इसके अंतर्गत 4 ग्लैंड पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं लार ग्रंथियां। ये है लार ग्रंथियां। और सलाइवरी ग्लैंड के बाद में आता है लिवर ग्लैंड। लिवर ग्लैंड मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में बाद में लिखूंगा। और यहां पर आएगा सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड।
और एक होगा हमारा स्वेट ग्लैंड। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, जगह की कमी है तो मैं केवल इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो ये 4 प्रकार की ग्रंथि बाह्यस्रावी में आएगा। क्या कोई मुझे बता सकते हो यूरिया कौन बनाता है हमारे शरीर में? यूरिया, हाँ यूरिया, क्या चीज? नहीं, किडनी जो है वो यूरिन बनाता है। यूरिया का उत्पादन कौन करता है शरीर में? लीवर। जो यूरिया होता है ना, NH2CO NH2, यही यूरिया है। और यूरिया और बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ मिलकर यूरिन बनाएंगे। तो यूरिया बनाने का काम करता है लीवर। पित्त रस भी वही बनाता है। क्वेश्चन पूछता है ना पित्त थे इसे, टीचर भर्ती में इधर उधर बहुत सारे इसके प्रश्न हैं, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। यहां पर मैं लिख रहा हूं इंडोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्लैंड आएंगे, बस एक लिस्ट में बना रहा हूं, इस लिस्ट को आप लोग समझना। अंतःस्रावी का मतलब होगा जैसे ये ग्लैंड है और इसके बाहर से ही, अंदर से ही बाहर की ओर क्या होगा, हार्मोन निकलेगा। इसमें डक्ट नहीं है, नली नहीं है, उसमें नली है। तो इसको क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी, अंदर से स्रावित होने वाला। समझ पा रहे हो? मतलब इसमें पाइप वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कौन कौन से ग्लैंड है? तो एक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, एक है पैराथायराइड ग्लैंड, और एक है थाइमस ग्लैंड, और एक है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ये सब आएगा हमारा इंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि में। देखो कितने टॉपिक जो है आपके हिडन रूप से है। मैं इन सेक्शन के आपको प्रश्न भी दिखा दूंगा ना, यहाँ से पूछे गए प्रश्न शिक्षक भर्ती के आपको मैं दिखा दूंगा। आप लोग इसको लिखो, लिखिए इंडोक्राइन में। और एक लास्ट बच गया हमारा मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है ये इंडोक्राइन जैसा और एक्सोक्राइन जैसा, दोनों जैसा ये कार्य करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, या हिंदी में बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में, इसको बोलते हैं हम लोग अग्नाशय। तो ये है हमारा ग्लैंड का पूरा फॉर्मेट। हाँ डिम्पल, मैं ही पढ़ाऊंगा उस सेक्शन को भी। अगर हम टीचर भर्ती के स्टूडेंट हैं तो हमारा पहला काम है अनुशासन फॉलो करना। भाई हम सिलेबस जैसा दिया है उसको अनुशासन के तहत सीक्वेंस में जमा के पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक कभी नहीं पढ़ेंगे, रेंडमली नहीं पढ़ेंगे, मैं उसको जमा के पढ़ाऊंगा। लिख लेंगे तो बताएंगे मुझे। बिना साइंस के आप किसी भी विषय के पेडागोजी नहीं समझ सकते। आप लोग जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज वाला सेक्शन है, अगर मैं बाल विकास के बारे में भी बात करूं, बिना साइंस के नहीं समझ पाओगे आप, है ना?
आपको साइंटिफिक नेम, थ्योरीज, बच्चों पर किए गए शोध, साइंस का पेडागोजी से ही संबंध है। इसलिए साइंस और पेडागोजी अलग अलग नहीं चल सकते भाई। बार बार मुझे आपको उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा बीच में। तो सभी सेक्शन विज्ञान ही है एक्चुअल में, सब में विज्ञान जुड़ता है। और विज्ञान का अर्थ क्या होता है? हर वह ज्ञान जो प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्रमाणित है वो विज्ञान है भाई। तो पेडागोजी में भी कोई ज्ञान हो सकता है जो प्रयोगों और परीक्षणों में प्रमाणित हो। बच्चों पर रिसर्च चलते हैं, जरूरी नहीं कि वो केवल फिजिक्स का नॉलेज हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ूं? बचा है क्या? हाँ चलो जल्दी लिखो। ये तो शुरुआत है भाई, और मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई सिलेबस का कंटेंट छूटे और आपका एग्जाम में कोई लॉस हो। एक बार आया है, एक बार में पोस्ट लेना है, ऐसे समझ के तैयारी करो। कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाओ। और चूंकि आप खुद टीचर बनने वाले हो और आप तैयारी भी कर रहे हो तो डिस्कस करो क्लास में। कोई भी चीज़ अगर दिक्कत होता है तो डिस्कस करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। आप चीज़ों को जानते हो उसको और निखारिए, यही आपका क्या है, मेन काम है। क्योंकि कई बार हम लोग जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, प्रैक्टिस की कमी है इसलिए गलत हो जाता है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। इसमें सबसे पहला ग्लैंड है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, तो मैं हेडिंग डालता हूं और एक ग्लैंड को मैं आज एक्सप्लेन करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हेडिंग डाल दीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड और उसमें है पीनियल ग्लैंड। यहां पर मैं लिख रहा हूं पीनियल ग्लैंड। बायो वाले स्टूडेंट या साइंस वाले स्टूडेंट जो है यहाँ पर, पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि का कार्य कोई मुझे बता सकता है? चलिए मैं बता रहा हूं। पहले तो आप लोग इसका लोकेशन लिखना, लोकेशन या स्थिति। कोई भी ग्लैंड जो है वो कहां पर है ये जानना जरूरी है। तो पीनियल ग्लैंड है हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क। और इसके द्वारा हार्मोन जो सिक्रीट होता है उसका नाम है मेलाटोनिन। यहां पर मैं लिख रहा हूं मेलाटोनिन। आप लोग मेलानिन मत समझ जाना। मेलानिन तो अलग है जो हमारी स्किन में निकलता है, यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, वो स्किन के कलर को डार्क कर देता है। ये है मेलानिन, ये अलग है। शैलेंद्र सिंह, हिंदी में भी मैं लिखाऊंगा साथ साथ, वो मैं चार्ट बनाया था इसलिए उसको इंग्लिश में लिख दिया था। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो हिंदी में लिखते हुए जाऊंगा। फिर नेक्स्ट लिखिएगा इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन या कार्य। तो बड़ा ही रोचक है इसका कार्य। इसका फंक्शन है, दो फंक्शन है। एक है स्लीपिंग साइकिल, स्लीपिंग साइकिल या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्लीपिंग साइकिल को निद्रा चक्र बोल सकते हैं। ठीक है, गुड, निद्रा चक्र लिख सकते हो। सोने और जागने की, सोने और जागने का चक्र, ये जो चक्र है इसको कंट्रोल करता है। और एक है द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, या इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। इसको रेगुलेट करता है, रेगुलेशन या नियंत्रण। ये आप लोग लिखिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एक्चुअल में ये है क्या।
क्या चीज? लोकेशन में मैं नहीं समझा। स्थान, स्थिति, जैसा भी लिख सकते हो आप, लिख लो स्थान या स्थिति, जो भी लिखना चाहो, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में मौजूद है। स्थान लिख लो या स्थिति लिख लो। लोकेटेड कहाँ पर है ये अगर पूछता है तो आप बताओगे ब्रेन में लोकेटेड। इसकी स्थिति है हमारे मस्तिष्क में। नहीं, वो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में पूछेगा, क्योंकि इस ग्लैंड में ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। जैसे पीयूष ग्रंथि में पढ़ाऊंगा तो पीयूष ग्रंथि के 3 लोब, एक्चुअल में 2 है, लेकिन बीच में एक छोटा सा हिस्सा और बचता है। तो अग्र हिस्से से कौन सा हार्मोन निकलता है, पश्च से कौन, टीचर भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं बताऊंगा ना सबको। अभी बताइए यहां तक हो गया। अब ये तो समझ आ गया होगा लोकेशन कहाँ है और हार्मोन का नाम क्या है। फंक्शन को समझते हैं। पहला है स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। अब आप लोग बताइए, जब आप लोग सोते हो तो जगने के लिए आपको अलार्म की जरूरत पड़ती है क्या, कि खुद ही भी आप उठ जाते हो? सुबह उठ जाते हैं, जल्दी उठना है तब अलार्म लगा लोगे, लेकिन ऐसा है हमारा दिमाग आपके सोच पर काम करता है। अगर आप 4 बजे का अलार्म लगाए हो, एकदम जरूरी है उठना, तो आप 4 बजे से पहले उठ जाओगे ना। एक बार आपके दिमाग में इनपुट डालना जरूरी है, समझना पड़ता है अपने दिमाग को। मैं जैसे जैसे नाम लूंगा आपके दिमाग में इमेजेस आएंगे। एलिफेंट, एरोप्लेन, मंकी आ रहा है, क्यों? समझना पड़ेगा ना दिमाग को। मैं मत सोचो बोलूंगा तब भी आप सोचोगे। चलो मैं एक ना मिठाई का नाम ले रहा हूं, आप लोग उसका इमेज मत लाना अपने दिमाग में, ठीक है? जलेबी, सोचना नहीं है। आ गया? मैं तो मना किया था ना। कैसे आ गया? इनवॉलेंट्री रिएक्शन, अनैच्छिक क्रिया। कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में ऐसी है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है भाई, और कुछ पर हमारा नियंत्रण है, तो बात करेंगे आगे। तो ये जो स्लीपिंग साइकिल होता है ये ऑटोमेटिक रेगुलेट होता है आपके बॉडी में, ये नींद लाने के लिए और आपको जगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना लड़कों में, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र का शुरू होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ये कब होगा? जब ये ग्लैंड 12-13 वर्ष की अवस्था में इनएक्टिव होगा, मैक्सिमम फंक्शन के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, ये निष्क्रिय हो जाता है। ये जो ग्रंथि होता है, इसका जो ये हार्मोन है ना, इसका सिक्रीशन एक एज तक प्रॉपर रहता है, फिर बहुत डाउन हो जाएगा, और शरीर में ये जैसे ही कम हुआ वैसे ही हमारे शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उभर कर आने लगेगा। तो आप देखिएगा 12-13 वर्ष की अवस्था में ही तो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र शुरू होने लगता है, पुरुषों में आवाज भारी होने लग जाएगा, दाढ़ी मूंछ के आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सभी प्रक्रिया जो है तब शुरू होगा जब ये इनएक्टिव होगा। इसीलिए इसको रेगुलेटर ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं। ये युवावस्था को रोक के रखता है, और जैसे ही इनएक्टिव होता है युवावस्था के लक्षण उभरने शुरू हो जाते हैं। तो ये इस हार्मोन के कार्य है, इसका ग्लैंड का लोकेशन है, और इससे संबंधित जो फैक्ट है मैंने आपको बता दिया है। मैं अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा, और जितना जल्दी जल्दी आप लिखोगे और समझोगे उतना जल्दी हमारा सिलेबस आगे खिसकेगा। लेकिन ये भी जबरदस्ती नहीं है कि मैं जितना स्पीड से बढ़ रहा हूँ भाई आप भी बढ़ोगे। आपको समझ नहीं आता आप पूछिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। तो आज हम लोग यही तक करते हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के बारे में आपको बताऊंगा।